सालू को अपने माँ बाप की रची हुई साजिश के बारे में पता चल चुका था और वो हीर को साजिश से बचाना चाहती थी। इसलिए वो हीर को समझा रही थी कि वो इस शादी से भाग जाए। लेकिन हीर अपने चाचा को पिता के समान मानती थी। उसके लिए ये बात हजम करना आसान नहीं था। देख सालू, मैं जानती हूँ कि तू चाहती है कि मेरी और राघव जी की शादी हो जाए, इसलिए तो मुझे यह कहानी सुना रही है ना। लेकिन आज मजाक का वक्त नहीं है। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी कि इस घर की इज्जत पर लांछन लगे। हीर उसे समझाते हुए बोली। सालू अब तैस में आ गई और हीर को झकझोरते हुए बोली, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। तू पागल है क्या जो तुझे ये सब मेरा मजाक लग रहा है? तेरी जिंदगी का सौदा किया जा रहा है और मैं बस तुझे बचाना चाहती हूँ। अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये ले तेरे सर की कसम, मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सच है। पापा ने किसी ठाकुर के साथ मिलकर ये सब प्लान बनाया है। मैं खुद देख कर आई हूँ। बारात में सब गुंडे जैसे आदमी आए हैं। हीर का सर चकराने लगा था। अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी चाल चली गई है। लेकिन क्यों? इसका जवाब अब वो किससे पूछे? उसको खोया देखकर सालू बोली, सोचने का टाइम नहीं है हीर। तुझे कभी भी बुला लेंगे बरमाला के लिए। तू जल्दी से भाग जा। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? अटकती हुई आवाज में हीर ने कहा। तू एक काम कर, राघव के घर चली जा। उसकी माँ को सब बातें बता दे। वो अपने बेटे के प्यार को जरूर समझेंगी। जल्दी कर। कमरे के पीछे की खिड़की खोलते हुए सालू बोली। और तू? हीर ने उससे पूछा। अभी मेरी चिंता मत कर, भगवान हमारे साथ हैं। तभी हमें सच का पता चल गया है। अब आगे जो भी होगा ना हीर, वो तेरी किस्मत है। अपना ध्यान रखना। जा अब। सालू ने हीर को गले से लगाते हुए कहा। हीर भरी हुई आंखों से सालू को एक नज़र देखकर वहां से बाहर की ओर कूद गई और धीरे धीरे वहां से निकल गई। सालू ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और वो बस मुड़ी ही थी कि दरवाजे पर भवानी की आवाज़ आई। हीर, चलो, बरमाला का समय हो गया है। सालू ने कुछ देर के लिए दरवाज़ा नहीं खोला। वो हीर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहती थी ताकि वो घर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जा सके। इधर हीर जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी और राघव के घर की ओर बढ़ रही थी। उसने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी हलचल होने का सोचा ही नहीं था। एक साधारण सी हस्ती, प्यार भरी ज़िंदगी के साधारण से सपने थे उसके, जो उसने राघव के साथ सोचे थे। लेकिन हो कुछ और ही रहा था। राघव यहाँ होता तो बात ही कुछ और होती। अब न जाने क्या होगा। उसके घर वाले इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे, यह सब सोच सोच कर ही उसके दिल में धक धक हो रही थी। उधर जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो भवानी को शक हुआ और उसने नीरज को बुलाया। नीरज ने आकर दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अंदर सालू को घबराहट हो रही थी क्योंकि अब उसे अपने माँ बाप का सामना करना था और इसके लिए वो खुद को तैयार कर रही थी। हॉस्पिटल में श्लोक और अयान अब तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। दोनों भाई उस कमरे में गए जहां आज शादी होनी थी। क्योंकि श्लोक अपने आप में एक बड़ी शख्सियत था, तो हॉस्पिटल वालों ने एक स्पेशल कमरा शादी के लिए सजाया था और वहीं पर देव नारायण जी को लाया गया था। श्लोक अपने दादू के पास गया और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सुमन ने जब श्लोक को देखा तो उसे मन ही मन हंसी आई कि आज जो श्लोक के साथ होने वाला है वो ये बात जिंदगी भर नहीं भूल सकेगा। आज देवनारायण जी के आशीर्वाद भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सहगल परिवार के अलावा वहाँ पर जगमोहन जी का परिवार भी आया था, जिसमें उनका बेटा देवेन और बहू साधना शामिल थे। मैरिज रजिस्ट्रार भी कमरे में मौजूद था। बस इंतजार था तो बस दुल्हन के आने का, जिसे लेने के लिए श्लोक ने अपने आदमियों को भेज दिया था। कुछ ही देर में श्लोक का फ़ोन बजने लगा और जब श्लोक ने फ़ोन उठाया तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। इधर सालू ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया तो नीरज और भवानी उसे साइड करते हुए जल्दी से अंदर गए तो देखा कि हीर वहाँ है ही नहीं। भवानी ने जल्दी से सालू का हाथ पकड़ लिया और बोली, हीर कहाँ है? सालू कुछ नहीं बोली तो बस इस बार नीरज ने थोड़ी जोर से कहा, कुछ पूछ रही है तुम्हारी माँ, कहाँ है वो लड़की? भगा दिया मैंने उसे, बड़ी हिम्मत से सालू बोली तो चटाक की आवाज़ के साथ उसके गाल पर चाटा पड़ा। कुछ देर के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि चाटा था भी बहुत जोरदार। क्यों? क्यों भगाया तूने उसे?
नीरज ने गुस्से से भरी हुई आवाज में कहा, जिसे सुनकर एक बार के लिए सालू सहम गई थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, आपके घटिया मंसूबों की भनक लग गई थी मुझे, और आपकी तरह बेरहम और पत्थर दिल नहीं हूं मैं, जो अपनी ही बहन के साथ साजिश रचकर उसकी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ होने दूं। इसलिए भगा दिया मैंने उसको। ये क्या कर दिया इस लड़की ने? अब वो ठाकुर हमें मार डालेगा। डर से भवानी की आंखें फैल गई थी। सालू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माँ बाप क्यों इस ठाकुर से इतना डर रहे हैं और ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन फिलहाल उसे कोई जवाब मिलना नहीं था। तभी एक 45 साल का आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जिसने दूल्हे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में हैवानियत और गुस्सा दोनों ही झलक रहे थे। उसने आते ही नीरज का गला पकड़ लिया और बोला, कहाँ है मेरी दुल्हन? इतने सालों तक जिसका इंतजार किया, कहाँ है वो हीर? छोटे ठाकुर, हमें नहीं पता, लेकिन हीर भाग गई है। आप शांत हो जाइए, हमारे आदमी उसे ढूंढ लेंगे। मैं अभी अपने आदमियों को काम पर लगाता हूँ, नीरज ने मिमियाते हुए कहा। अगले 1 घंटे में अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तेरा और तेरे परिवार का मैं क्या हश्र करूँगा, ये तू अच्छी तरह से जानता है। छोटे ठाकुर ने नीरज को धमकाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके आदमियों ने वहां आए मेहमानों को भगा दिया। नीरज जल्दी से सोच रहा था कि हीर को कहाँ ढूंढे। तभी भवानी बोली, वो लड़का राघव, उसके घर का पता लगाएं तो हीर मिल जाएगी। और वो कहाँ जा सकती है? नीरज को भी यह बात सही लगी, तो उसने अपने आदमियों को राघव के घर की ओर भेज दिया। दूसरी तरफ कुछ ही देर में हीर राघव के घर की चौखट पर खड़ी हुई थी और हिम्मत बटोर रही थी दरवाजे पर दस्तक देने के लिए। चूंकि राघव का घर एक मार्केट वाले मोहल्ले में था, इसलिए इस एरिया में चहल पहल काफ़ी थी। आसपास खड़ी हुई औरतें और आदमी दुल्हन के लिबास में खड़ी हुई हीर को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। जो अब हीर की बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो आखिर में उसने हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजा ही दी। लगभग 1 मिनट के बाद 55-60 साल के आदमी ने दरवाज़ा खोला। ये राघव के पिता थे और अपने घर की चौखट पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी इस लड़की को देखकर हैरत में थे। हीर ने उन्हें नमस्ते किया तो प्रत्युत्तर में उन्होंने भी नमस्ते कर दिया। आप कौन? उनका पहला और अपेक्षित सवाल हीर को सुनने को मिला। जी मैं हीर शर्मा, राघव जी की दोस्त। बेहद अटकते हुए लहजे में हीर बोली। उसे समझ ही नहीं आया कि वो उनसे और क्या कहे। उन्होंने हीर को अंदर बुलाते हुए कहा, बेटा राघव तो इस समय, लेकिन उनकी बात को हीर ने बीच में ही काट दिया। मॉरिशस में हैं। मैं जानती हूँ अंकल, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं और राघव जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरे घर वाले मेरी शादी जबरन किसी बड़ी उम्र के आदमी के साथ करवा रहे हैं। हीर ने पूरी बात समझाते हुए कहा, लेकिन उसकी बात भी किसी तीसरी आवाज़ ने काट दी। तो इसलिए तुम अपने घर वालों की नाक कटवा कर यहाँ भाग कर आई हो? ये आवाज़ राघव की माँ की थी, जिन्होंने बेहद गुस्से और नफरत से यह बात कही थी। हीर की तो जान ही सूख गई थी कि राघव की माँ ने बात की शुरुआत में इतना गुस्सा दिखाया है तो आगे क्या होगा। वो अटकती हुई आवाज़ में बोली, आप मुझे गलत समझ रही हैं आंटी। मैं इस तरह भागकर कभी नहीं आती अगर मेरी मजबूरी नहीं होती। राघव जी विदेश से। अपनी जुबान से मेरे बेटे का नाम भी मत लेना लड़की। मेरा बेटा राम है और ये प्यार व्यार जैसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाता और इतनी बड़ी बात तो कभी नहीं छुपाएगा। उसके लिए दुल्हन मैं खुद चुनूंगी। तुम जैसी भगोड़ी लड़की के साथ तो कभी भी उसकी शादी नहीं हो सकती, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की जबरन शादी क्यों करवाएंगे, और वो भी उम्र में बड़े आदमी के साथ। सब झूठी कहानियां हैं मेरे बेटे को फंसाने के लिए। राघव की माँ ने हीर की बातों को काटकर अपना फैसला सुना दिया था और हीर पर इल्ज़ाम भी लगा दिया था भगौड़ी होने का। ये क्या बोले जा रही हो शीला? ये लड़की अगर बोल रही है तो हमें एक बार राघव से बात करनी चाहिए, राघव के पापा ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे बेटे पर भरोसा है। वो किसी भी लड़की को नज़र उठाकर देखता तक नहीं है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। ए लड़की, निकल जा चुपचाप यहाँ से। वैसे भी इस तरह तू हमारे घर दुल्हन के कपड़ों में आई है और बाहर लोगों ने देखा है तो हमारा वैसे भी तमाशा बन चुका है, और अब उस तमाशे को भी हमें ही सफाई देकर ख़त्म करना पड़ेगा।
खुद की और माँ बाप की इज्जत रख नहीं पाई और यहाँ आ गई हमें भी बेइज्जत करने। राघव की माँ ने तो सुनाने के मामले में आज भवानी को भी पीछे छोड़ दिया था। हीर की उम्मीदें तो वहीं टूट गई थी और अब इससे ज़्यादा कुछ सुनने की हिम्मत भी उसमें नहीं बची थी। जहाँ उसके घर वालों ने इतना बड़ा धोखा दिया था तो राघव की माँ तो गैर थी, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। वो अपने कदम बढ़ाकर घर से बाहर की ओर निकल गई। आंखों में आंसू की झड़ी लग गई थी। अब वो कहाँ जाएगी, यही सोचकर उसको चक्कर आने लगे। श्लोक के फ़ोन पर उसके आदमियों का फ़ोन आया, जिसने बताया कि आस्था के घर पर ताला लगा हुआ है। गार्ड से पूछा था तो उसने बताया कि आस्था तो 1 घंटे पहले ही बैग लेकर कहीं चली गई है। ये बात सुनकर श्लोक के चेहरे के भाव बदल गए। सुमन ने श्लोक का चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि उसका प्लान काम कर गया है। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आया, बोलकर श्लोक उस कमरे से बाहर निकल गया जहाँ बाकी सब बैठे हुए थे। बाहर आकर श्लोक एक दूसरे कमरे में गया और फ़ोन पर बोला, पता लगाओ वो कहाँ गई है, या कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। आधे घंटे में मुझे आस्था मेरे सामने चाहिए। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। श्लोक को अब आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यहाँ सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आज इतने ख़ास मौके पर वो बिना बताए गायब कैसे हो सकती है। उसके दिल में ये ख्याल भी आया कि आस्था उससे इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो ना हुआ हो, कहीं उसके किसी दुश्मन ने आस्था को अगवा ना कर लिया हो। लेकिन गार्ड तो बोल रहा था कि वो बैग लेकर निकली है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब तो उसके आदमी ही कोई खबर ला सकते हैं आस्था के बारे में, लेकिन तब तक घर वालों से क्या कहेगा। इसी उधेड़-बुन में श्लोक वापस उस कमरे में आ गया जहाँ शादी होनी थी। उसने अपने आप को नॉर्मल किया और सबके साथ जाकर खड़ा हो गया। तो सुमन ने जानबूझकर पूछा, दुल्हन आई नहीं है अभी तक, सब ठीक तो है? श्लोक, आधे घंटे में आ रही है। सुमन मन में, दे लो खुद को झूठी तसल्ली। श्लोक, इस बार मेरे बार से तुम बच नहीं पाओगे। दूसरी तरफ हीर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि जिस सहारे को ढूंढती हुई वो राघव के घर आई थी, वो सहारा राघव की माँ ने अपनी बातों से ही छीन लिया था। वो दुखी होकर वहीं खड़ी हो गई जब उसके कानों में आवाज़ पड़ी, यही तो है वो लड़की हीर, छोटे ठाकुर की होने वाली दुल्हन। पकड़ लो इसे। हीर ने देखा कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी उसी की ओर बढ़ रहे हैं। वो समझ गई कि उसके चाचा के आदमी उस तक पहुंच गए हैं और अब वो क्या करेगी, यही सोचकर उसको घबराहट होने लगी और वो अपने कदम पीछे लेने लगी। हीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी वहां से भागने में और उसके पीछे वो गुंडे भी भागे। सड़कों पर बदहवास सी दौड़ती हुई हीर, दुल्हन के जोड़े में और चेहरे पर दुल्हन जैसा कोई नूर नहीं था। बस था तो डर और घबराहट पकड़े जाने का। वो नहीं जाना चाहती थी वापस, इसलिए अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो अब भी वो गुंडे उसके पीछे थे। काफ़ी देर दौड़ने के बाद हीर की सांसें फूलने लगी थी और इतने भारी कपड़ों में दौड़ना आसान भी नहीं था। कुछ ही दूरी पर उसे एक हॉस्पिटल नज़र आया और साथ ही उसे एक उम्मीद नज़र आई कि यहाँ कुछ देर के लिए छुपा जा सकता है। जहाँ इतनी भीड़ हो, ऐसी जगह पर वो गुंडे कोई हंगामा नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया और जल्दी से घुस गई हॉस्पिटल में। उसे हॉस्पिटल में घुसते हुए उन गुंडों ने भी देख लिया था और वो भी उसके पीछे ही उस हॉस्पिटल में घुस गए। उनकी नज़रें चारों ओर हीर को ही ढूंढ रही थी। हीर जल्दी से लिफ्ट में घुस गई जहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे और दुल्हन बनी हुई इस लड़की को हॉस्पिटल में देखकर अजीब नज़रों से देख रहे थे। हीर को भी अजीब सा एहसास हो रहा था कि लोग उसे घूर रहे हैं और अब उसने सोचा कि यह लिफ्ट जिस किसी मंजिल पर रुकेगी वो सबसे पहले उतरकर अपने कपड़े चेंज करेगी और इसके लिए उसे किसी स्टाफ की मदद लेनी होगी। लेकिन अगर स्टाफ वालों ने उन गुंडों को उसके बारे में बता दिया तो यही सब सोचते हुए लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक गई। कुछ लोग उतर गए और कुछ लोग लिफ्ट में चढ़ गए। इसी बीच हीर भी लिफ्ट से उतरकर कॉरिडोर में खाली कमरा देखते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक खाली कमरा दिख गया और वो जल्दी से उसमें घुस गई। इससे पहले कि वो कमरा बंद करती, उसने देखा कोई उस कमरे की ओर आ रहा है। उसे अब खुद को छुपाना था और वो जल्दी से वहाँ बनी हुई एक अलमारी के पीछे जाकर छुप गई। वो बस छुपी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया और फ़ोन पर कान लगाकर बोला,
कुछ पता चला तुम्हें? कहाँ गई है वो? सामने से कुछ कहा गया और श्लोक गुस्से से चिल्लाकर बोला, वो शादी से कैसे भाग सकती है? हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझे धोखा देने की? अगर जो तुम बोल रहे हो उसमें जरा भी झूठ निकला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और अगर जो तुमने कहा है वो सच है, फिर वो लड़की मुझे मिल गई तो उस लड़की की जान ले लूँगा। अलमारी के पीछे खड़ी हुई हीर तो और डर गई कि न जाने हॉस्पिटल में यह कौन आदमी आ गया है जो उसे ही ढूंढ रहा है। वो घबराहट के मारे हल्की सी हिल गई तो श्लोक ने उस तरफ एक नज़र देखा और इससे पहले कि वो उस तरफ बढ़ता, उसका फ़ोन बजने लगा और वो रो गया। यह एक नए नंबर से आया हुआ कॉल था। श्लोक ने फ़ोन उठाया तो सामने से आस्था की आवाज़ आई। आस्था। हेलो श्लोक डार्लिंग। श्लोक। आस्था, कहाँ चली गई थी तुम? मेरे आदमी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं रुको। मेरे आदमी तुमको अभी लेने आ रहे हैं। यहाँ सब वेट कर रहे हैं। आस्था। श्लोक रुको, मैं नहीं आ सकती श्लोक, मैं ये शादी नहीं कर सकती। श्लोक गुस्से में, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आज हमारी शादी है और तुम मुझे शादी के लिए मना कर रही हो। क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? कल रात को इतना खुश थी, फिर अचानक से क्या हो गया है तुमको? आस्था। मैं ये शादी खुद की मर्जी से नहीं कर रही हूँ। मुझे अमेरिका की एक बहुत बड़ी मॉडलिंग कंपनी से ऑफ़र आया है। इस वक्त अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो मेरी ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। फ़िलहाल मेरे लिए इस शादी से ज़रूरी मेरा कैरियर है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप। आई एम सॉरी। आस्था, समझती क्या हो तुम खुद को? मुझको क्या समझ रखा है तुमने? तुम मुझे आज इस मौके पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम मेरे सामने गलती से भी आ गई ना, अब तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बेहद नफरत और गुस्से से भरकर श्लोक ने कहा था आस्था से। श्लोक की आवाज़ का गुस्सा सुनकर छुपी हुई हीर भी कांप गई थी, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि यह लड़का किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा था और वो फ़िलहाल सेफ है। आस्था ने फ़ोन काट दिया था और श्लोक ने गुस्से में आकर अपना फ़ोन सामने बनी हुई खिड़की पर दे मारा, जिसका कांच टूट गया और उसी कांच का एक टुकड़ा उछलकर खिड़की के सामने और अलमारी के पीछे खड़ी हुई हीर के हाथ में जा लगा, जिससे दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। श्लोक ने जब किसी के चीखने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से वो आगे की तरफ आया और उसने देखा तो दुल्हन के जोड़े में हीर अपना हाथ पकड़े हुए खड़ी हुई थी। एक तो आस्था का दिया धोखा और ऊपर से दुल्हन का जोड़ा। श्लोक के गुस्से को भड़काने के लिए आज ये काफ़ी थी। उसने गुस्से से हीर का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने ले आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, बातें सुन रही थी मेरी छुप छुप कर। बोलो। हीर, जिसके हाथ में कांच लगने की वजह से खून आ रहा था और अब उसी हाथ को श्लोक ने कसकर पकड़ रखा था, इसलिए दर्द से कराहते हुए वो बोली, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी बातें सुनने का। पहले से ही छुपी हुई हूँ मैं यहाँ, आप बाद में आए हो। छुप क्यों रही हो और किससे छुप रही हो? दुल्हन का जोड़ा पहन रखा है, मतलब शादी करने जा रही थी, तो फिर हॉस्पिटल में क्या कर रही हो तुम? श्लोक ने गुस्से से ही उससे अगला सवाल पूछा। शादी करने जा नहीं रही थी, शादी से भाग कर आई हूँ। हीर ने उसे उतनी ही तल्खी से जवाब दिया तो श्लोक का पारा और चढ़ गया। उसे हीर में अब आस्था का चेहरा नजर आने लगा कि जैसे आस्था उससे शादी के ऐन मौके पर छोड़कर चली गई है, वैसे ही ये लड़की अपनी शादी से भाग कर आई है। किसी को शादी के सपने दिखाकर, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलकर उसे बीच राह में छोड़कर तुम अपनी शादी से भाग आई हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती हो ना। नहीं करनी थी शादी तो बोल दिया होता ना उस लड़के से। ये क्यों किया तुमने? श्लोक अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। उसे हीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और आस्था के दिए धोखे ने उसका दिल तोड़ दिया था और एक धारणा बन गई थी उसके मन में कि लड़कियां मतलबी होती हैं, जिसे पुख्ता कर दिया हीर के लिबास ने, जो हीर के शादी से भागने की कहानी बयान कर रहा था। लेकिन उसके पीछे की वजह को श्लोक नहीं जान पाया। हीर पहले से ही अपनी हालातों से दुखी थी और अब श्लोक का उसे यूं ताने मारना उसके गुस्से को भी बढ़ा गया। वैसे भी उसे श्लोक की पुरानी हरकतों को लेकर नाराज़गी थी और अब वो उसे मतलबी कह रहा था, इसलिए हीर ने उसे उसी की टोन में जवाब दिया, मुझे मतलबी कहने वाले आप होते कौन है मिस्टर? अपना गिरेबान झाँक कर देखा है कभी कि आप क्या हो और क्या करते हो?
मुझे शादी का ताना मार रहे हो कि मैं भाग कर आ गई हूँ अपनी शादी से और किसी की फीलिंग्स के साथ खेल कर आई हूँ। तो आप भी तो वही करते हो। आपको ज़रा भी परवाह है सामने वाले की फीलिंग्स की? उस दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती किया आपने। वो समय यह ख्याल क्यों नहीं आया आपके मन में कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मेरी फीलिंग्स का क्या? और आज जिस भी लड़की से बात कर रहे थे, उसे जान से मारने की धमकी दी आपने, वो भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने आपसे शादी के लिए मना कर दिया। अरे! कौन करना चाहेगा ऐसे इंसान से शादी, जिसे किसी की फीलिंग्स की कदर ना हो, जो अपने आप को सुपीरियर समझता हो। आप एक घमंडी और बदतमीज़ इंसान हैं। अच्छा ही हुआ कि उस लड़की ने मना कर दिया शादी से, बच गई बेचारी। हीर की इन बातों ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया और श्लोक के तन मन में आग लग गई। आज एक बार फिर से वो खुद को हीर की नज़रों में सही साबित करना चाहता था, लेकिन उसकी बोली हुई आखिरी बात सुनकर श्लोक तिलमिला गया और बोला, वो तो बच गई, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है शायद। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना बदतमीज और बुरा आदमी हूँ। क्या मतलब है आपका? आप क्या करेंगे? हीर ने घबराते हुए पूछा। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर श्लोक भी समझ गया कि वो डर गई है, लेकिन श्लोक के गुस्से ने शायद आज एक बार फिर से उसे सही गलत का फर्क बुला दिया। वो हीर का हाथ पकड़े उसे कमरे से बाहर की ओर ले जाने लगा, तो हीर ने खुद का हाथ छुड़वाने की भरकस कोशिश की, लेकिन श्लोक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ पागल कहीं के। हीर लगातार बोले जा रही थी, लेकिन श्लोक पर कोई असर नहीं पड़ा। वो दोनों उस कमरे से बाहर आ गए थे। हीर ने अब चिल्लाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहती थी, वरना उन गुंडों को भी उसके वहाँ होने का पता चल जाता। वो तो डर से इधर उधर देख रही थी कि कहीं वो गुंडे आसपास ना हो। कुछ ही देर बाद श्लोक एक कमरे के बाहर रुक गया और बोला, अब तुम्हें पता लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा जुबान चलाने का अंजाम क्या होता है। मैं तुमसे शादी करूंगा, वो भी अभी और इसी वक्त। और अगर अब इससे ज़्यादा जुबान चलाई ना, तो जिस शादी से भाग कर आई हो ना, उसी शादी के मंडप में ले जाकर बैठा दूंगा। अभी तो मुझे जानती नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ, सो अंदर मेरी हाँ में हाँ मिलाना। अभीर सदमे में आ गई थी, क्योंकि यहाँ उसके लिए सिचुएशन एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली थी। एक तरफ तो वो अपने चाचा चाची की साजिश को नाकाम करके उस शादी से भाग कर आई थी, जहाँ उसकी शादी एक बड़ी उम्र के अनजान आदमी के साथ हो रही थी। तो वहीं दूसरी ओर श्लोक, जो हीर की नज़रों में अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बदतमीज और घमंडी लड़का था, जिससे वो नफरत करती थी। अब वो क्या करे, कैसे बचाए खुद को? यही सोचकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, तो झट से ही वापस सामने की ओर मुंह कर लिया, क्योंकि पीछे वही गुंडे आ रहे थे उसे ढूंढते हुए, जो कि उसके पीछे पड़े हुए थे। उसने बिना समय गंवाए अपने सामने लगा दरवाज़ा खोला और झट से कमरे में घुस गई। इससे पहले कि उन गुंडों की नज़र उस पर पड़े, वो खुद को छुपा लेना चाहती थी। उसकी इस हरकत पर तो श्लोक भी हैरान रह गया था, क्योंकि इस जल्दीबाजी में श्लोक कमरे के बाहर ही रह गया था, जबकि हीर अंदर की ओर चली गई थी। वो भी अब कमरे में घुस गया था और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुड़ते हुए बोला, दादू, आ गई है मेरी दुल्हन। कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि हीर के सामने 3 जाने पहचाने चेहरे थे, जिनमें पहले नंबर पर देवनारायण जी थे, दूसरे जगमोहन जी, जिनसे वो देवनारायण जी के साथ ही मिलती रही थी अक्सर, और तीसरा था अयान, जिससे वो 2-3 बार मिल चुकी थी और दोनों की नाम मात्र की दोस्ती शुरू हो चुकी थी। इधर सब लोग हीर को दुल्हन के जोड़े में देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि श्लोक जिस लड़की से शादी करना चाहता है, वो हीर है। देवनारायण जी और जगमोहन जी तो ये देखकर ही खुश हो गए थे कि हीर ही वो लड़की है जिसे श्लोक ने खुद के लिए चुना है, जबकि अयान अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि हीर उसके भाई की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान सदमे में था, तो वो थी सुमन, जिसने इतने दिनों की अपनी मेहनत लगाकर आस्था के खिलाफ सबूत जमा किए और राज श्लोक की शादी तुड़वाने का जितना बड़ा काम करके आई थी, ताकि श्लोक कभी शादी ना कर सके और आज वो अपने दादू की नज़रों में गिर जाए। लेकिन फिर भी ना जाने कहाँ से वो इतनी जल्दी अपने लिए दुल्हन ले आया था। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अयान बोला, मिस हीर, आप भाई की गर्लफ्रेंड हो? श्लोक ने मन में सोचा, ओह, तो इसका नाम हीर है। थैंक गॉड अयान ने इसका नाम बोल दिया, वरना मैं अभी फंस जाता, क्योंकि मुझे तो इस लड़की का नाम भी पता नहीं था। लेकिन अयान इसको कैसे जानता है? हीर बेटा,
तुम श्लोक से प्यार करती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि श्लोक ही वो लड़का है जिसकी याद में तुम इतनी दुखी हो रही थी उस दिन। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। श्लोक बेटा, यहाँ आओ तो। देवनारायण जी ने श्लोक को अपने पास आने का इशारा किया। अब श्लोक बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसका पूरा परिवार हीर को जानता है, जबकि वो खुद उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यही हाल सुमन का था, क्योंकि वो इस लड़की को पहली बार देख रही थी और रमेश ने आस्था के अलावा श्लोक के साथ किसी और लड़की के होने की कोई भी जानकारी उसे नहीं दी थी। तो ये लड़की कहाँ से आ गई अचानक, जिसे उसका खुद का बेटा और ससुर दोनों जानते हैं? श्लोक अपने दादू के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे अपने पास बैठा लिया और हीर को भी अपने पास बुला लिया। फिर दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर बोले, मुझे हीर पहली नज़र में श्लोक के लिए पसंद आ गई थी, लेकिन जब मैंने सुना कि वो किसी और से प्यार करती है तो मैंने अपने मन की बात मन में ही दबा ली थी। लेकिन आज तुम्हें इस दुल्हन के जोड़े में अपने पोते श्लोक के साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे सच में तुम्हारे जैसी संस्कारी और समझदार जीवन साथी की ही ज़रूरत थी। और श्लोक, आज तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया, हीर को अपनी दुल्हन के रूप में चुनकर। हीर के दिल में आया कि वो सबके सामने बोल दे कि उन्हें गलतफहमी हो रही है और वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाई। न जाने क्यों उससे देवनारायण जी का खुशहाल चेहरा देखकर अपने मन की बात बोली नहीं गई। और साथ ही जिस हाल में देवनारायण जी मशीनों से घिरे हुए थे, हीर का दिल नहीं किया कि वो एक बुजुर्ग से इस हालत में उनकी खुशियां छीने। दूसरी तरफ श्लोक ने मन में सोचा, संस्कारी और समझदार मई फूट, एक नंबर की चिड़चिड़ी और जुबान लड़ाने वाली लड़की है ये। लेकिन दादू इस लड़की को मेरे लिए चुनना चाहते थे और उनकी खुशी उनके चेहरे से ही झलक रही है। मैं उनका दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। अब तो ये शादी जरूर होगी। सुमन के अपने दुख थे। कहाँ तो वो श्लोक को सबके सामने बेइज्जत होते हुए देखना चाहती थी, और कहाँ श्लोक एक बार फिर देवनारायण जी की नज़रों में चढ़ गया था और उसके नंबर बढ़ गए थे, क्योंकि अब वो दादू के सामने उनकी मनचाही लड़की को ले आया था। वहीं दूसरी ओर हीर तो अपनी जान बचाने के लिए घर से भागी थी, लेकिन यहाँ मजबूरी में श्लोक के साथ फंस गई थी। उसे श्लोक से नफरत हो रही थी, क्योंकि वो उसे धमकी देकर जबरन उसे शादी कर रहा था। खैर, आज देवनारायण जी बहुत ज़्यादा खुश थे। श्लोक और हीर अभी भी उनके पास ही बैठे हुए थे और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे, जिसे देवनारायण जी ने अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। वो खुश होकर जगमोहन जी से बोले, देखा किस्मत का खेल, जिसे मैंने अपने पोते के लिए चुना था उसी को मेरे पोते ने अपने लिए चुन लिया। अब मैं कल ही मर जाऊं तो भी कोई गम नहीं है। दादू प्लीज, श्लोक थोड़ा जोर से बोला। वो अपने दादू के मरने की बात सुनना ही नहीं चाहता था, जबकि हीर चौंक गई थी कि देवनारायण जी अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। खैर, जगमोहन जी ने माहौल को नॉर्मल करते हुए कहा, भाई अब तो दूल्हा दुल्हन दोनों यहाँ पर हैं, तो अब किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। शादी की जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करो। श्लोक बेटा, आ जाओ। श्लोक अब अपनी जगह से उठ गया था और मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाकर खड़ा हो गया था, जबकि हीर अभी तक उसी जगह बैठी हुई थी। सुमन की नज़रें तब से हीर पर ही थीं और उसे हीर के चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। वो ये बात तो जानती थी कि श्लोक की गर्लफ्रेंड आस्था है और श्लोक अपनी बात खराब नहीं करना चाहता है दादू के आगे, इसलिए शादी कर रहा है। लेकिन ये लड़की इतनी जल्दी कैसे आ गई, वो भी दुल्हन के जोड़े में? क्या श्लोक पहले से ही जानता था कि आस्था उसे धोखा देने वाली है, इसलिए उसने इस लड़की को बैकअप प्लान के तौर पर तैयार कर रखा था, या माजरा कुछ और है? इसलिए सुमन ने एक आखिरी दांव खेला। वो बोली, तुम दोनों मिले कहाँ थे? मेरा मतलब है कि किसी को भी नहीं पता श्लोक की कोई गर्लफ्रेंड भी है और तुम कोई जाना माना चेहरा भी नहीं हो, तो एक साधारण लड़की श्लोक सहगल की गर्लफ्रेंड बन जाए। बात कुछ हजम नहीं हुई। श्लोक को सुमन पर फिर से गुस्सा आने लगा, क्योंकि हर बार वो आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है जिससे उसके किए हुए अच्छे काम भी बेकार लगने लगते हैं। आज श्लोक को उसकी माँ का मंगलसूत्र देकर सुमन ने थोड़ी सी ही सही एक जगह बना ली थी श्लोक के दिल में, लेकिन अब उसने फिर से अपने किए पर पानी फेर लिया था, ये सवाल पूछकर। श्लोक बोला, सादगी पसंद है मुझे। पहली बार एक पार्क में देखा था हीर को, कुत्ते के पिल्ले को ब्रेड खिला रही थी है। धीरे धीरे दोस्ती हुई, बातें होने लगी और ये मुझे अपने लिए परफेक्ट लगी, तो आज शादी के लिए पूछ लिया। किस्मत से ये दादू की पसंद भी निकली, इससे बेहतर और क्या हो सकता है मेरे लिए। श्लोक के झूठ पर हीर भी हैरान थी और सुमन भी।
अयान जो सब कुछ चुपचाप देख और सुन रहा था, वो अब बोला, ओह, तो मॉल में भी उस दिन आप मिस हीर से मिलने के लिए ही जल्दी आए थे। उसकी बात सुनकर श्लोक हैरान रह गया कि अयान कब की बातें निकाल रहा है और उसको कैसे पता चला कि वो उस दिन मॉल में हीर से मिला था। हीर का तो सर चकरा रहा था कि यह चल क्या रहा है। उसकी हर चीज़ को श्लोक से जोड़ दिया जा रहा है और सबको लग रहा है कि वो दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं। देवनारायण जी, हीर की इसी बात ने मुझे इम्प्रेस किया था। जब मैंने पहली बार इसे देखा था तो यह उस पिल्ले की जान बचा रही थी। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। सब कुछ परफेक्ट है, तो अब देर मत करो, जल्दी से दोनों साइन करो पेपर्स पर। हीर के कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। श्लोक भी समझ रहा था कि हीर ये शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो अब अपने कदम पीछे नहीं ले सकता था। इसलिए वो आगे बढ़ा और हीर का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ लेकर रजिस्ट्रार के पास आ गया। पहले श्लोक ने पेपर पर साइन कर दिए और पेन हीर की ओर बढ़ा दिया। हीर ने कांपते हाथों से पेन ले लिया, लेकिन साइन नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ नीरज के आदमी पूरे हॉस्पिटल में हीर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली। वो लोग जब उस कमरे की ओर बढ़ने लगे जिसमें श्लोक की शादी हो रही थी, तब कमरे के बाहर खड़े सिक्योरिटी वालों ने उन लोगों को रोक दिया और बताया, इस कमरे में वीआईपी पेशेंट के इलाज चल रहा है और उनकी ही फैमिली के लोग अलाउड है, तो वो लोग अंदर नहीं जा सकते। इसलिए वो लोग उस रूम में चेक नहीं कर पाए और एक साधारण लड़की को वीआईपी रूम में कौन जाने देगा, ऐसा सोचकर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद ही नीरज के आदमियों ने उसे खबर दी कि उन्हें हीर मिल गई थी, लेकिन वो एक हॉस्पिटल में घुसी थी। अब उन्होंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। ये सुनते ही नीरज के पास खड़े छोटे ठाकुर का चेहरा तन गया और उसने गुस्से में सालू का हाथ पकड़ लिया और बोला, कल तक का वक्त है तेरे पास, या तो तू उस लड़की को मेरे पास लेकर आ और अपनी बेटी को ले जा, वरना भूल जाना कि तेरी कोई बेटी भी है। इतना बोलकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने आकर सालू को उठा लिया और ले जाकर ठाकुर की गाड़ी में पटक दिया। नीरज और भवानी रोते हुए अपनी बेटी के पीछे भागे, लेकिन ठाकुर के आदमियों ने उन्हें धकेल दिया। नीरज तो ठाकुर के कदमों में गिर गया और बोला, ठाकुर साहब, मैं ले आऊँगा उस लड़की को, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मेरी बेटी मेरी इज्जत है, उसके साथ कुछ गलत मत करना। ठाकुर, जब लड़की को लेकर आएगा तब अपनी बेटी को लेकर चले जाना, तब तक ये मेरी अमानत है, संभाल कर रखूँगा इसे। एक बुरी सी हंसी हंसते हुए छोटा ठाकुर वहाँ से निकल गया। पीछे रह गए नीरज और भवानी रोते हुए। हीर हाथ में पेन पकड़कर खड़ी हुई थी, लेकिन साइन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में राघव का चेहरा घूम रहा था। उसने एक नज़र श्लोक की ओर देखा तो श्लोक उसी की ओर देख रहा था। हीर की आंखों में पानी देखकर श्लोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे अचानक से वो दिन याद आ गया जब श्लोक ने हीर को जबरन किस कर दिया था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने उस दिन भी हीर के साथ गलत किया था और आज भी शायद वो उसके साथ गलत ही कर रहा है। लेकिन अपने दादू की खुशी से बढ़कर फिलहाल उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो चाहता तो था कि हीर से अकेले में बात करके उसे अपनी मजबूरी बताए और शादी के लिए वो जो भी कर रहा है उसके लिए हीर उसे गलत न समझे, लेकिन वो नहीं बता सकता था इतने लोगों के बीच में ये सब, और ना ही उसे अलग से लेकर जा सकता था। उसने धीरे से हीर का हाथ दबाकर दादू की ओर इशारा किया तो हीर ने उस तरफ देखा तो देवनारायण जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी, जिसे देखकर हीर का दिल पिघल गया। उसे देवनारायण जी में अपने पिता की छवि दिखने लगी। हीर ने अब साइन कर दिया और उसकी आंखों में ठहरा हुआ आंसू गिर गया, जिसे श्लोक ने अपने हाथ में ले लिया तो हीर हैरान हो गई। लेकिन फिलहाल उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो श्लोक की ओर देखे, जबकि श्लोक को हीर के आंसू देखकर तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से वो चुप था। सुमन को तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मजबूर वो भी थी। उसके न चाहते हुए भी श्लोक की शादी आखिरकार हो ही गई। अब आगे की चीज़ें देखने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मजबूरी यही थी कि वो कहीं जा नहीं सकती थी। हीर के साइन करने के बाद गवाह के तौर पर देवेन और उसकी पत्नी साधना ने साइन किए। उसके बाद श्लोक ने अपनी जेब से अपनी माँ का मंगलसूत्र निकाला और हीर के गले में पहना दिया। उसके बाद हीर की मांग में सिंदूर भी भर दिया। हर लड़की के लिए ये पल बहुत कीमती होता है, और हीर की ज़िंदगी में ये पल आया भी तो कैसे। जिस लड़के से उसे प्यार ही नहीं है, उसी से उसकी शादी हो गई। उसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इस वक्त हीर को श्लोक से नफरत हो रही थी कि उसने उसे मजबूर किया
अपना गुस्सा उस पर निकाला और अपनी मनमानी करके उसकी ज़िंदगी पर जबरन हक पाने की कोशिश की है। अब मैरिज रजिस्ट्रार ने उन्हें शादी की बधाई दी। श्लोक और हीर ने आगे बढ़कर देवनारायण जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देवनारायण जी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक बॉक्स निकालकर हीर के हाथों में थमा दिया। हीर उस बॉक्स को देख रही थी तो देवनारायण जी बोले, इस बॉक्स में एक जोड़ी कंगन है। ये कंगन श्लोक की दादी के हैं, जो मैं आशीर्वाद और मुंह दिखाई के तौर पर तुमको दे रहा हूँ। हमेशा खुश रहो और मेरे श्लोक का ख्याल रखना। हीर ने उस बॉक्स को अपने माथे से लगा लिया। सुमन के तो जले पर नमक वाली बात हो गई। पहले श्लोक की शादी का होना और उसके बाद उसकी बीवी को खानदानी कंगन मिलना। उसने मन में सोचा, इसलिए नफरत करती हूँ मैं इन लोगों से। हमेशा भेदभाव करते आए हैं ये लोग। मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन फिर भी कभी इन कंगनों का जिक्र नहीं किया और इस आज ही आई लड़की को झट से कंगन पकड़ा दिए। अब श्लोक आगे बढ़ गया तो हीर भी उसके पीछे पीछे जगमोहन जी के पास पहुंची। दोनों ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद देवेंद्र साधना से आशीर्वाद लेकर श्लोक आखिर में सुमन के पास पहुंचा। हीर और श्लोक ने उनके पैर छुए तो वो बोली, खुश रहो। इससे ज़्यादा आशीर्वाद नहीं दे सकी वो। अयान ने श्लोक के गले लगा लिया और शादी की बधाई दी। दूसरी तरफ सालू को छोटे ठाकुर की हवेली में लाया गया और एक कोठरी में लाकर पटक दिया गया। उसका तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। वो लगातार बोले जा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर वापस जाने दो, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद छोटा ठाकुर खुद उस कोठरी में आया और उसे देखकर सालू पीछे की ओर खिसकने लगी। आखिर में जब दीवार आ गई तो वो अब कहाँ जाती, इसलिए अब वो रुक गई। ठाकुर उसके पास आया और उसके चेहरे को छूकर बोला, है तो तू भी बहुत खूबसूरत, लेकिन जो बात उस लड़की में है वो किसी और में नहीं। इतना बोलकर उसने सालू को गलत तरीके से यहाँ वहाँ छूना शुरू कर दिया। सालू उसे खुद से दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि ठाकुर बहुत ताकतवर था। उसने सालू के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहा, दुआ कर कि तेरा बाप उस लड़की को पकड़ कर ले आए, वरना तेरा क्या अंजाम होगा तू सोच भी नहीं सकती। ठाकुर चला गया, लेकिन सालू बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे अपने आप से घिन आ रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। अपने माँ बाप से नफरत हो रही थी उसे, क्योंकि उनके गलत कर्मों की वजह से ही आज ये सब हुआ है। न जाने ऐसा क्या था कि उसके माँ बाप इतना गिर गए थे और अपनी भतीजी का सौदा करने चले थे, और उसी का परिणाम था आज कि सालू यहाँ फंसी हुई थी। इधर नीरज ने अपने सारे आदमियों को हीर को ढूंढने में लगा दिया था। उसके कुछ आदमी अभी भी हॉस्पिटल में तैनात थे ताकि हीर के बारे में कोई जानकारी मिल सके। उसके लिए अब हीर का मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अब बात उसकी खुद की बेटी की इज्जत की थी। भवानी का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसने ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हीर को फंसाने के बदले में उसकी खुद की बेटी फंस जाएगी। हॉस्पिटल में हीर और श्लोक की शादी हो चुकी थी और देवनारायण जी आज बहुत खुश थे। उनकी आवाज़ में ही उनकी खुशी झलक रही थी। वो श्लोक से बोले, बेटा तुम डॉक्टर से बात करो ना, मुझे मेरे घर जाना है, अपनी बहू का स्वागत होते हुए देखना है। श्लोक अब अपने दादू की कोई इच्छा अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था। आज कितने सालों बाद उसने अपने दादू को दिल से खुश होते हुए देखा था, और वो इतना तो समझ गया था कि यह खुशी कहीं न कहीं हीर के कारण ही है। इसलिए वो डॉक्टर से बात करने के लिए गया और कुछ ही देर में देवनारायण जी के डिस्चार्ज की तैयारी की गई। सुमन और अयान को पहले ही घर भेज दिया गया ताकि वो हीर और श्लोक के गृह प्रवेश करने की तैयारी कर सके, जिसमें सुमन की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में वो कुछ बोल ही नहीं सकी थी, इसलिए मन मारकर वो वहाँ से गई। हीर को अब डर लग रहा था कि जब वो इस कमरे से बाहर निकल कर जाएगी तो पकड़ी जाएगी, लेकिन उसने कपड़े बदलने का सोचा, लेकिन वहाँ कपड़े कैसे बदले और किससे कहे, इसलिए वो चुप बैठी हुई थी। साधना कब से हीर के चेहरे पर आई परेशानी के भाव को देख रही थी, और वो काफ़ी सुलझी हुई सभ्य महिला थी, इसलिए नई दुल्हन को परेशान देखकर उसे रहा नहीं गया और वो हीर के पास पहुंच गई। साधना, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बता सकते हो आप? हीर को साधना की आवाज़ में अपनापन नजर आया, इसलिए उसने साधना से कहा, वो ये कपड़े काफ़ी भारी है आंटी, मुझे आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा देती हूँ, साधना ने कहा, और फिर वो श्लोक के पास पहुंच गई और उसे सारी बात बताई।
श्लोक ने किसी को कॉल मिलाया और कुछ ही देर में हीर के लिए कपड़े लेकर एक आदमी हाजिर हो गया, जो कम से कम 10 ड्रेस लेकर आया था। हीर ने आज तक इतने सुंदर सूट और ड्रेस नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद के लिए गुलाबी रंग का सिंपल सा प्लाजो सूट चुना। उसने बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए, उसने मेकअप भी कम कर लिया और अब जब उसने खुद को मिरर में देखा तो उसका हाथ खुद ब खुद अपनी मांग में लगे सिंदूर पर चला गया। एक अलग ही फीलिंग आई उसे अपने आप को देखकर। उसके बाद वो बाहर आ गई और जब वो बाहर आई तो श्लोक की नज़रें उस पर ठहर गईं। उसे हीर इस सिंपल लुक में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब काफ़ी देर तक श्लोक हीर को देखता रहा तो देवनारायण जी ने गला साफ करके श्लोक का ध्यान अपनी ओर खींचा और सबको खुद की ओर देखते हुए पाकर श्लोक अब झेप गया। अब सब घर जाने के लिए रेडी थे। देवनारायण जी को एम्बुलेंस से घर पहुंचाया गया, जिसमें उनके साथ जगमोहन जी और देवेन गए, जबकि श्लोक की कार से श्लोक और हीर के साथ साधना जाने वाली थी। वो लोग जब कमरे के बाहर निकले तो हीर ने दुपट्टे से सर ढककर मुंह को छुपा लिया और आसानी से कार तक पहुंच गई। कुछ ही देर में सब लोग घर के बाहर मौजूद थे। हीर ने नज़र उठाकर देखा तो ये एक आलीशान बंगला था, जिसके चारों ओर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी लगी हुई थी। श्लोक और हीर को छोड़कर बाकी सभी लोग घर के अंदर चले गए और उसके बाद उन दोनों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर सुमन आरती की थाल लेकर खड़ी हुई थी। सभी रस्मों को पूरा करते हुए हीर का घर प्रवेश कराया गया। बाकी की रस्में अगले दिन के लिए तय कर दी गईं। हीर को साधना के साथ श्लोक के कमरे में भेज दिया गया, जबकि बाकी लोग देवनारायण जी को उनके कमरे में लेकर गए। उनके लिए सारी मेडिकल व्यवस्था घर पर ही कर दी गई थी और 2 मेल मेडिकल स्टाफ को 24 घंटे उनकी सेवा के लिए रखा गया। कुछ देर बाद जगमोहन जी के परिवार ने भी उनसे विदा ली और अगले दिन आने की बात कही। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए सुमन अपने कमरे में चली गई थी और अयान कुछ देर दादू के पास रुकने वाला था। श्लोक भी उन लोगों के पास ही बैठा हुआ था। दादू ने उसे कहा, श्लोक बेटा, अयान है मेरे पास, तुम्हें अब अपने कमरे में जाना चाहिए। बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसके लिए यहाँ पर सब कुछ नया है, तो जाओ और देखो। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है और फिर कल से इतनी भाग दौड़ में तुमको रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिला, तो जाओ अब रेस्ट करो। श्लोक अब क्या बोलता, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। हमेशा अपने कमरे में बेधड़क घुसने वाला श्लोक के कदम आज अपने कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गए। क्या होगा जब श्लोक अपने कमरे में जाएगा? क्या वो शुरू कर पाएगा हीर के साथ अपनी ज़िंदगी, या होगा कुछ और? जानने के लिए पढ़ते रहें नेक्स्ट पार्ट।